क्या आपने कभी ऐसे अवार्ड के बारे में सुना है जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है? जी हाँ, ये कोई छोटा-मोटा सम्मान नहीं है। ये उन हीरोज़ को एक सलाम है जो चुपचाप, बिना किसी शोर-शराबे के एशिया के लोगों की जिंदगी संवार रहे हैं। तो चलिए, आज इस अवार्ड की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इसे एशिया का नोबेल कहते क्यों हैं। फिर इसकी पूरी विरासत पर नजर डालेंगे और कुछ ऐसे कमाल के लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सच में बदलाव की एक नई कहानी लिखी। हाँ, इसके कुछ विवादित पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के बावजूद ये आज भी इतना खास क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं कि क्यों इस पुरस्कार को पूरे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इस अवार्ड का मकसद, इसका मिशन बिल्कुल साफ है। ये उन लोगों को पहचानता है जिनमें एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में महान भावना दिखाई देती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है निस्वार्थ सेवा। यही इस अवार्ड की असली आत्मा है, इसका कोर आइडिया। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। ये अवार्ड 1957 से, यानी कई दशकों से ऐसे लीडर्स को सम्मानित कर रहा है जो समाज में बदलाव ला रहे हैं। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है 1957 में, जब रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के सम्मान में इसे स्थापित किया। और देखिए, ठीक एक साल बाद ही 1958 में पहला अवार्ड भारत के विनोबा भावे को मिला। फिर साल 2000 में फोर्ड फाउंडेशन की मदद से इमर्जेंट लीडरशिप की एक नई कैटेगरी शुरू हुई ताकि नए और उभरते हुए लीडर्स को भी पहचाना जा सके। और 2009 में एक बड़ा बदलाव आया। इमर्जेंट लीडरशिप को छोड़कर बाकी सारी फिक्स कैटेगरीज हटा दी गईं। इससे अवार्ड का दायरा और भी बढ़ गया। तो 2009 से पहले ये अवार्ड इन 6 खास कैटेगरीज में दिया जाता था: सरकारी सेवा, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता और साहित्य, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और इमर्जेंट लीडरशिप। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि समाज के कितने अलग अलग हिस्सों में अच्छे काम को सराहा जा रहा था। देखिए, कोई भी अवार्ड बड़ा बनता है उन लोगों से जिन्हें वो मिलता है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे चेहरों की बात करते हैं जिनके काम ने समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विनोबा भावे का। वो इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति थे 1958 में। उन्हें यह सम्मान उनके भूदान आंदोलन के लिए मिला था। सोचिए, एक ऐसा आंदोलन जिसमें उन्होंने अमीर जमींदारों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करने के लिए मना लिया। वाकई में एक अनोखा सामाजिक सुधार था ये। जो अवार्ड साइटेशन था 1958 का, उसमें साफ साफ लिखा था कि यह सम्मान उन्हें सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अपने देशवासियों को स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की वजह से दिया गया। ये शब्द बताते हैं कि उनका काम कितना जमीनी और कितना असरदार था। और ये सिलसिला सिर्फ विनोबा भावे पर नहीं रुका। 1994 में किरण बेदी को जेलों में मानवीय सुधारों के लिए ये अवार्ड मिला। 2006 में अरविंद केजरीवाल को आरटीआई आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। 2018 में सोनम वांगचुक को लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्म और उनके कमाल के आई स्तूप के लिए। और 2019 में रवीश कुमार को उनकी पत्रकारिता के लिए, जो उन लोगों को आवाज देती हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। रवीश कुमार ने 2019 में अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात कही थी। एक लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब तक उसकी खबरें सच्ची हों। ये लाइन पत्रकारिता की पूरी जिम्मेदारी को कुछ शब्दों में बयां कर देती है। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में एक बहुत बड़ी बात हुई जब एजुकेट गर्ल्स ये पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये सम्मान लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके शानदार काम को मान्यता देता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा इस पुरस्कार से जुड़ी कुछ मुश्किलों और विवादों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिससे कुछ लोग उतना भी महान नहीं इतिहास कहते हैं। इस अवार्ड की चमक के पीछे कुछ सवाल भी हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसका इतिहास उतना भी नोबल या महान नहीं है जितना लगता है। चलिए समझते हैं कि ये आलोचना आखिर है क्या। तो देखिए, एक तरफ तो है इसका मिशन एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा को सम्मान देना, और दूसरी तरफ है एक आलोचना कि इसे रॉकफेलर परिवार ने शुरू किया और इसका नाम एक ऐसे नेता पर है जो अमेरिका के समर्थक थे और जिन्होंने अपने विरोधियों की आवाज को बेरहमी से दबाया था। तो विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, कुछ आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या इस अवार्ड को लेने वाले लोग अनजाने में रेमन मैग्सेसे की राजनीति का समर्थन कर रहे हैं। दूसरा,
अमेरिकी रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से इसके पीछे एक वेस्टर्न एजेंडा होने के सवाल भी उठते हैं। अरुंधति रॉय जैसे आलोचकों ने इसी फंडिंग पर और अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को मिले डोनेशन पर ध्यान दिलाया था। इन सारे विवादों और सवालों के बावजूद इस अवार्ड का एक दूसरा पहलू भी है जो प्रेरणा देता है। चलिए अब मानव विकास पर इसके असर को भी समझते हैं। 353 ये नंबर है उन लोगों और संस्थाओं का जिन्हें पिछले 6 दशकों में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 353 से भी ज्यादा। और इन सब ने मिलकर इंसानियत की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं के कामयाब हल ढूंढ निकाले हैं। आप सोचिए, भूमि सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से लेकर लड़कियों की शिक्षा और सच्ची पत्रकारिता तक, ये अवार्ड लगातार ऐसे लीडर्स के काम को दुनिया के सामने लाता रहा है और उन्हें प्रोत्साहित करता रहा है। तो इसका जो पॉजिटिव असर है उसे नकारा नहीं जा सकता। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या किसी पुरस्कार का प्रेरक मिशन उसकी विवादित शुरुआत से ज्यादा मायने रख सकता है? क्या अच्छा काम एक मुश्किल इतिहास पर पर्दा डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद ही खोजना होगा।